हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इवनिंग स्टडी चैनल में। आज की क्लास में हम लोग झारखंड बोर्ड का मॉडल सेट नंबर 3 करेंगे। मैंने पहले मॉडल सेट नंबर 1 और 2 करवा चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव इसके बाद में लेकर के आऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, लेट ए दिया है 1 2 3, आर रिलेशन दिया है 1 1 1 2 2 1। तो ये रिलेशन पूछ रहा है कि बी रिलेशन ऑन ए देन आर इज़ क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इनमें से कौन है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 तीनों होना चाहिए। तो 1 1 तो है लेकिन 2 2 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक में क्या होना है, 1 2 होना चाहिए तो 2 1 भी होना चाहिए। देखिए 1 2 तो है, 2 1 भी है, तो 1 3 होना चाहिए तो 3 1 भी होना चाहिए। तो 1 3 और 3 1 तो है नहीं, ठीक है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं हो, क्योंकि 1 2 2 3 और 1 3 ये होना चाहिए। तो 1 2 तो है, 2 3 नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ए लिखा है 1 2 3 4 5 और रिलेशन दिया है एक्स वाई, ऑर्डर पेयर है, एक्स वाई ए को बिलोंग कर रहा है और एक्स बोला है कि वाई से छोटा होना चाहिए। जो भी ऑर्डर पेयर बनेंगे वो वाई से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो ऑर्डर पेयर क्या क्या बन सकता है, ऑर्डर पेयर बन सकता है 2 1 बन सकता है, 2 1 नहीं सॉरी 1 2 बन सकता है, 1 2 से छोटा होता है, 1 जो होता है 3 से छोटा हो सकता है, 1 4 बन सकता है, 1 5 बन सकता है। ये आपको आर का सेट बनेगा, ठीक है। 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर क्या बनेगा 2 3 2 4 2 5, है ना, ठीक है। फिर 3 3 नहीं 3 4 बनेगा, 3 5 बनेगा, फिर एक 4 5 बनेगा। बस इतना ही बन सकता है रिलेशन आर। अब पूछ रहा है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, नन ऑफ दिस है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव का तो सवाल ही नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं कि 1 1 2 2 3 3 ये तो है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि लेस देन बोला, इक्वल टू तो बोला नहीं। सिमेट्रिक है क्या, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव है क्या, 1 2 है 2 3 होना चाहिए, 1 2 2 3 तो 1 3 भी होना चाहिए, बिल्कुल है। 1 4 2 4 तो 1 4 भी होना चाहिए, सॉरी अगर 1 4 का रिलेशन है 1 4 2 4, तो देखिए ये ट्रांजिटिव दिख रहा है आपको, ठीक है। देखिए आप किसी से भी लिखिए, मान लीजिए 1 4 4 5, 1 4 4 5 एग्जिस्ट कर रहा है तो 1 5 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देखिए 1 4 है, 4 5 भी है, तो 1 5 भी होना चाहिए। देखिए 1 5 मिलेगा कहीं, देखिए यहाँ पे मिला। उस तरह 2 3 और 3 4, 2 3 3 4 तो 2 4 भी होना चाहिए, 2 3 है 3 4 है तो 2 4 भी होना चाहिए। 2 4 है क्या, बिल्कुल है। तो ये ट्रांजिटिव हो सकता है, क्या हो सकता है, ट्रांजिटिव बिल्कुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एफ फंक्शन जो है वो एन से एन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की ओर, और एन जो है एक नेचुरल नंबर का सेट है, और इस तरह से दिया है कि एफ एम एन डालेंगे तो एम प्लस एन मिलेगा। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें पूछ रहा है क्या एफ जो है वो 1 1 है, ऑन 2 है, मैनी 1 है, 1 1 ऑन 2 है। तो देखते हैं कैसे बना सकते हैं इसको। तो देखिए अब मान लीजिए नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो ये दो हम नेचुरल नंबर के सेट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इधर भी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह ले सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये m है और ये n है, ठीक है। आपको नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, क्योंकि बोला है कि n जो है नेचुरल नंबर का सेट है। तो कहने का मतलब कि जब m n डाले तो m प्लस n जो मेरा फंक्शन में आएगा वो भी नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो बताइए 1 1 डालेंगे, अगर मैं ऑर्डर पेयर 1 1 लेता हूँ, सपोज डैट 1 1, तो 1 + 1 2 होता है, 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। उस तरह 1 2 डालेंगे तो भी तो नेचुरल नंबर मिलेगा, 1 3, यानी 1 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, ठीक है, 1 3 हो सकता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, बहुत सारा ऑर्डर पेयर बनेगा। तो क्या ये 1 1 है, नहीं, बिल्कुल भी 1 1 नहीं है, क्योंकि ये तो क्या हो रहा है, एक का से रिलेशन, एक का बहुत सारे से रिलेशन हो रहा है, ठीक है। उस तरह 2 1 2 2 2 3 सबका रिलेशन बन रहा है ना। तो 1 1 तो बिल्कुल भी नहीं है,
ठीक है। एफ इज़ ऑन टू, एफ इज़ ऑन टू, तो बिल्कुल ऑन टू हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हर इमेज का, हर बी का, ये बी सेट है एन सेट का, उसका प्री इमेज तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, सबका कर ही रहा है, मिल ही रहा है, तो ऑन टू हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक लिखा है एफ इज़ मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, एफ इज़ क्या होगा, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू मतलब मैनी का वन, ऑन टू तो है ही, मैनी का वन है, बिल्कुल है। देखिए टू का रिलेशन, टू वन का भी रिलेशन हो सकता है, थ्री और वन का भी रिलेशन हो सकता है, उस तरह 4 2 और 5 2 का भी रिलेशन हो सकता है। 4 + 2 करूँ तो 6 मिल रहा है, 5 + 2 करूँ तो 7 मिल रहा है, तो सब ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो एफ इज़ क्या हो गया, मैनी वन ऑन टू तो डेफिनेटली है, मैनी वन ऑन टू है, 1 1 तो ऑन टू हो नहीं सकता है क्योंकि 1 1 है ही नहीं, तो मेरे हिसाब से एफ इज़ मैनी वन ऑन टू होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लेट एफ आर टेंड्स टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x बाई 5x + 3, एफ इनवर्स एक्स निकालना है। तो मैंने देखिए एफ एक्स जो 2x बाई 5x + 3 है उसको हम लोग y मान लेंगे थोड़ा देर के लिए, और यहाँ से x निकालने का कोशिश करेंगे, x निकालने का कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए 2x है, यहाँ पे क्रॉस इंटू कर लीजिए, y × 5x + 3 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 5yx + 3y हो जाएगा। क्या निकालना है, x निकालना है, 5x इधर ले लीजिए, 2x - 5yx = 3y, और यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो 2 - 5y हो जाएगा बाई 3y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y बाई 2 - 5y, यह आ जाएगा x, क्या आ गया x, 3y बाई 2 - 5y। ठीक है, अब f इनवर्स x यही होगा, बस y के जगह पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मान लीजिए f इनवर्स एक तरह से मान लीजिए y है 3y बाई 2 - 5y, तो f इनवर्स x से रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बाई 2 - 5x। तो है ऑप्शन कोई, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि f(x) दिया mod x और gx दिया 2x - 3, तो पूछ रहा है गॉफ ऑफ -2। तो पहले गॉफ ऑफ x का तो डिसाइड कर लें कि गॉफ ऑफ x क्या हो रहा है। गॉफ ऑफ x मैंने g ऑफ f(x), मतलब g में f(x) का वैल्यू डाल देना है, g में f(x) का वैल्यू डाल देना है। तो देखिए gx है 2x - 3, इस x के जगह, ये जो x दिख रहा है इस x के जगह f(x) यानी mod x डाल देंगे, तो बन जाएगा g ऑफ f(x), क्या हो जाएगा, 2x के जगह क्या डाल देंगे, mod x -3, और मेरे को पूछ रहा है गॉफ -2, मतलब यहाँ पे 2 mod के अंदर -x हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3, -2 का mod हो जाएगा 2, 2 × 2 -3 यानी 4 - 3 यानी कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कह रहा है रेंज ऑफ tan इनवर्स x, तो सबको पता है रेंज ऑफ tan इनवर्स x होता है -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 होता है tan इनवर्स x का रेंज। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला में भी लिखा हुआ है, जब आप फंक्शन निकालेंगे क्वेश्चन तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, डोमेन ऑफ फंक्शन cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है। तो डोमेन ऑफ cos इनवर्स x होता है -1 से 1 होता है, cos इनवर्स का डोमेन क्या होगा, -1 से 1 होता है। ठीक है, और रेंज होता है 0 से π, ये रेंज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स sin 3π/4, साइन इनवर्स sin 3π/4। तो देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा होता तब, लेकिन यहाँ पे इसका जो रेंज है 3π/4 उसका रेंज से बाहर जा रहा है, जबकि साइन इनवर्स का रेंज होता है, साइन इनवर्स थीटा का रेंज होता है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। तो ये तो 3π/4 है, तो इसको हम लोग रेंज में कैसे लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 3π/4, 3π/4। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 3π/4 को लिख सकते हैं। अगर मैं देखो 3π को 4π - π लिख दूँ तो कोई दिक्कत है, बहुत लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं समझाने के लिए सर लिख रहा हूँ। तो यहाँ क्या होगा, साइन इनवर्स साइन क्या बचेगा, 4 बट जाएगा तो क्या हो जाएगा π - π/4,
पाई माइनस पाई बाय 4। साइन पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? पाई यहाँ होता है, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4 बचेगा ओनली। साइन अब देखिए रेंज के अंदर आ गया, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के रेंज में आ गया ये थीटा। अब आ जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा होता है, दैट इज हो जाएगा पाई बाय 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए सेक इनवर्स एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, सेक इनवर्स क्या लिखा है 1/2x² माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x को कुछ मानना पड़ेगा आपको, तभी ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, x को cos थीटा मान लीजिए, x को cos थीटा, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है, देखिए मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे है सेक इनवर्स बाई 1/2, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं cos² थीटा माइनस 1। तो 2 cos² थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, पढ़े होंगे आप लोग। 1/ इसको क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। ठीक है, तो 1/cos 2 थीटा sec 2 थीटा हो जाएगा। सेक इनवर्स ऊपर 1/sec cos का रेसिप्रोकल क्या होता है sec 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पे। अब सेक इनवर्स sec 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ से थीटा अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा cos इनवर्स x आएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपको 2 cos इनवर्स x, यानी फाइनली आ जाएगा 2 cos इनवर्स x। तो देखते हैं कोई ऑप्शन है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी 2 cos इनवर्स x है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए मैट्रिसेस A ऑफ ऑर्डर 3×3 हैज़ डिटर्मिनेंट 5, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3A। तो देखिए इसमें पूछ रहा है मॉड 3A का वैल्यू। तो देखिए मैं इसको समझाता हूँ आराम से। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर 3×3 है, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट है 5, उसका डिटर्मिनेंट है 5। सपोज डेट कुछ भी हो यहाँ पे XYZ PQR, ठीक है, PQR, ठीक है, ABC कुछ भी हो। अब कह रहा है कि अगर इसमें मैं किससे इंटू कर दूँ, क्या कह रहा है कि 3A का वैल्यू पूछ रहा है। 3A कहने का मतलब A डिटर्मिनेंट में 3 से इंटू हो गया है, यानी सब जगह डिटर्मिनेंट में क्या इंटू हो गया है 3, 3x 3y 3z 3p 3q 3r 3a 3b 3c, है ना। ठीक है, तब इसका नया डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो इस डिटर्मिनेंट को मान लो A से दिखा रहे हैं। तो देखिए पहला रो से भी आप 3 कॉमन लेंगे, दूसरा से भी 3 कॉमन लेंगे, तीसरा से भी 3 कॉमन लेंगे, यानी 3 × 3 × 3 आप कॉमन ले लिए। तो अंदर क्या बचा XYZ PQR ABC, ये बच रहा है, और जो कि क्या है A ही था ना, और ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और ये A का डिटर्मिनेंट। तो A का डिटर्मिनेंट तो पहले से ही बता दिया है कि 5 है, तो 27 × 5 कितना हो जाएगा 27 × 5 हो जाएगा 7 5 जो 35, 5 2 जो 10, 10 3 13, यानी 135। तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपको 135। ठीक है, इस तरह से आप सोच सकते हैं, यानी सीधी सी बात है कि जितना आपका यहाँ पर इंटू करने को कहा गया है 3A, तो उसका क्यूब कर दीजिए। अगर 3 × 3 ऑर्डर है तो 2 × 2 ऑर्डर रहता तो 3 का स्क्वायर हो जाता, और A से मल्टीप्लाई कर देंगे A का डिटर्मिनेंट जो कि 5 है। ठीक है, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। 11 बोल रहा है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स हैज सिंगुलर। तो ये देखिए पिछले सेट में भी इस तरह का क्वेश्चन था। तो सिंगुलर के लिए क्या होना चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। 5 - x x + 1 2 और 4, इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए 0। तो डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, 4 से 5 - x इंटू हो जाएगा, और -2 × x + 1 हो जाएगा = 0। ऐसे ना डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 4 5 जो 20 - 4x हो जाएगा, 4 5 जो 20 - 4x -2x -2 = 0। तो कितना हो गया 4x - 2x -6x, 20 में 2 गया तो हो गया +18 = 0, -6x -18, और x = हो जाएगा 3। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि A इज़ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A इक्वल टू 64, तो डिटर्मिनेंट A निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A इक्वल टू होता है A टू द पावर, A का डिटर्मिनेंट का पावर n-1 होता है। n क्या है? n ऑर्डर है, n ऑर्डर है। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 3 × 3, यही आपका ऑर्डर है। तो एडजॉइंट A का वैल्यू तो 64 पहले ही दे दिया है, डिटर्मिनेंट A मालूम नहीं है आपको, n ऑर्डर है तो n का वैल्यू कितना है? 3, 3-1 हो जाएगा, तो 64 इक्वल टू डिटर्मिनेंट A 3-1 हो जाएगा 2, और स्क्वायर उधर जाके चढ़ जाएगा, रूट इक्वल टू डिटर्मिनेंट A, तो जो 64 का रूट हो जाएगा क्या हो जाएगा? +-8 आएगा, तो डिटर्मिनेंट A आ गया आपको +-8। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है, समझ गए? बदल बदल के क्वेश्चन वो दे सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 कह रहा है कि पॉइंट्स 20 XY और 05 कोलिनियर है। तो कोलिनियर है कि अगर ये कंडीशंस तीनों में से कौन सा कंडीशन होगा तब ये कोलिनियर होगा। तो देखिए ये तीनों पॉइंट मान लीजिए कोलिनियर है, एक है 20 और एक पॉइंट है XY और एक पॉइंट है 05, ठीक है, तीनों एक ही लाइन में आ रहा है। तो कोलिनियर के लिए क्या करेंगे? स्लोप का यूज़ करेंगे, स्ट्रेट लाइन में स्लोप का यूज़ करेंगे। तो ये मान लीजिए ABC है, तो स्लोप ऑफ AB जो होगा वो स्लोप ऑफ BC के इक्वल है, बिल्कुल पैरेलल लाइन की तरह इसको लेते हैं, स्लोप ऑफ BC के इक्वल होगा। तो दो पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 - y1 बाई x2 - x1, तो y - 0 बाई x - 2 हो जाएगा। इधर से भी y2 - y1 5 - 5 बाई x2 - x1 0 - x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 0 - x -x है, -x से इंटू हो रहा है y, और इधर हो जा रहा है 5 - y से इंटू हो जा रहा है x - 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -xy, और यहाँ क्या हो जाएगा? 5x - 10 और -xy और +2y, ठीक है। -xy यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। तो क्या आपको बच रहा है? 5x इधर आ जाए, 10 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 5x नेगेटिव हो जाएगा, और x2y इधर बच जाएगा। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? 2y = 10 - 5x, 2y = 10 - 5x, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि fx दिया हुआ है, ये इज कंटिन्यूअस एट x = 0, देन वैल्यू ऑफ a इज, ये कंटिन्यूअस है x = 0 पे। तो देखिए f x = 0 पे कितना दे रहा है? वैल्यू 2, यानी f0 तो आपको पहले से ही 2 है, और LHL RHL यही आएगा, आपको भी पहले पता है। LHL अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि 0 पे पूछ रहा है, a sin 2x बाई x, यही आएगा। तो देखिए sin θ/θ लाना है ना हमको, क्योंकि लिमिट सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 का कमी है, तो 2 यहाँ से और यहाँ पे इनटू कर लीजिए, ठीक है। तो ये 2 और a बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x बाई 2x, और sin θ/θ 1 होता है। तो फाइनली क्या बच रहा है आपको? 2a बच रहा है। फाइनली क्या बच रहा है? 2a बच रहा है। LHL RHL 2a आएगा, और f0 के इक्वल हो जाएगा, यानी f0 के इक्वल आ गया आपको 2a, और f0 तो आपको पहले से पता है 2 दिया हुआ है, तो 2 = 2a हो गया, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, समझ गए। LHL RHL मैं फिर से बता दूँ, LHL हो, RHL हो और f0, ये तीनों आपस में क्या आएगा? इक्वल आएगा। LHL RHL आपको यही आएगा 2a, और 2a के बराबर f0 ले लेंगे, f0 का वैल्यू 2 है, तो 2a = 2, तो a का वैल्यू हो जाएगा आपको 1, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि f'4 निकालना है अगर fx के वैल्यू ये दिया हुआ है, यानी fx को डिफ्रेंशिएट करके 4 डालना है उसमें। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। fx आपको दिया हुआ है x - 4/2√x है, ठीक है। तो f' निकालना है, डायरेक्ट आप u/b का फॉर्मूला लगा लीजिए, जिसमें 1/2 को आप परमानेंटली बाहर कर लीजिए, ठीक है, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे 2 को। अब क्या करते हैं? u/b में b का स्क्वायर करते हैं, √x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा?
रूट एक्स को छोड़ेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे एक्स माइनस 4 का, ठीक है। फिर माइनस, अब एक्स माइनस 4 को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे रूट एक्स का, ठीक है। तो देखिए इस स्टेप में थोड़ा और क्लियर समझ आएगा। रूट एक्स को मैंने छोड़ दिया है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 का करेंगे तो एक्स का 1 आ जाएगा, 1 का 0 आ जाएगा, यानी बचने वाला है 1। अब माइनस एक्स माइनस 4 यहाँ पे है। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स नहीं होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। और नीचे क्या हो रहा है? रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। ये आपका है एफ डस एक्स आया। अब आपको एफ डस 4 पूछ रहा है, एफ डस 4 यानी 4 डाल दीजिए वैल्यू, तो 1/2 पहले से बाहर में था, रूट एक्स में रूट 4 हो जाएगा, इंटू 1 छोड़ दीजिए, ठीक है। माइनस 4 हो जाएगा। तो जैसे ही 4 - 4 होता है तो इसका आगे कोई, ये तो पूरा 0 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 4। तो रूट 4 तो 2 होता है, रूट 4 क्या होता है? एफ डस 4 मैं निकाल रहा हूँ 1/2, रूट 4 तो आपको होता है 2, ठीक है। ये तो 0 हो गया और नीचे बच रहा है 4, तो 2 कट गया आपसे, तो कितना आ गया? 1/4। क्या कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी 1/4। समझ रहे हैं? इस तरह से यू बाई वी करके बनाएंगे तो बड़ी आसानी से आपका बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द लॉग सेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपसे पूछा जा रहा है लॉग सेक एक्स का, तो यानी लॉग सेक एक्स को, इसी को एफ एक्स मान लीजिए, लॉग सेक एक्स और एफ डस एक्स निकाल लीजिए। लॉग सेक एक्स फंक्शन है, पहले लॉग का करेंगे तो लॉग एक्स का क्या होता है? 1/x होता है, तो लॉग सेक एक्स का क्या हो जाएगा? 1/sec x हो जाएगा। और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू tan x होता है। सेक एक्स कट गया, क्या आंसर आ गया आपको? tan x। तो यही आपसे tan x पूछ रहा था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फाइंड डी बाई डी एक्स इफ एक्स की पावर 2/3 वाई के पावर 2/3 इक्वल टू ए की पावर 2/3। एक्स का पावर 2/3 प्लस वाई का पावर 2/3 इक्वल टू ए टू दी पावर 2/3 है। डिफरेंशिएट करना है आपको। एक्स का पावर 2/3 का क्या होगा? 2/3 एक्स का पावर 2/3 - 1। उस तरह वाई का पावर 2/3 का हो जाएगा 2/3 वाई का पावर 2/3 - 1, और साथ में वाई है तो वाई का भी डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा। और ए कांस्टेंट है, इस तरफ ए कांस्टेंट है, ए का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। ऐसा कीजिए 2/3 हो जाएगा, एक्स का पावर क्या होगा? 2/3 में 1 घटाएंगे तो -1/3 नहीं आएगा। उस तरह यहाँ भी 2/3 वाई का पावर -1/3 हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है तो ये इधर ही रहेगा, 2/3 वाई का पावर -1/3 dy बाई डी एक्स, और ये उधर चला जाएगा तो -2/3 एक्स का पावर -1/3 हो जाएगा। 2/3 यहाँ से कट जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको? dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स का पावर -1/3 बाई वाई का पावर -1/3, जिसको हम y बाई एक्स का पावर 1/3 भी बोल सकते हैं ना। माइनस है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव होगा, ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों का पावर 1/3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा y बाई एक्स का पावर 1/3। है क्या कोई ऑप्शन? और यहाँ पे देखिए एक नेगेटिव छूट गया, यहाँ पे नेगेटिव भी था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - tan स्क्वायर एक्स बाई 1 + tan स्क्वायर एक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1 - tan स्क्वायर बाई 1 + tan स्क्वायर, ठीक है। 1 - tan स्क्वायर बाई 1 + tan स्क्वायर, ये कोई फार्मूला है क्या? आपको याद है कोई फार्मूला? ये cos 2θ का फार्मूला होता है, cos 2θ का। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स क्या होगा यहाँ पे? cos 2θ का ये फार्मूला होता है। 2x बोल दीजिए क्योंकि x में लिखा हुआ है, तो cos 2x बोल देंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये साइन इनवर्स और ये cos है, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा? y बराबर साइन इनवर्स cos 2x को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 - 2x लिख सकते हैं, ठीक है। साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, इस थोड़ी देर के लिए इसको थीटा मान लीजिए, तो साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है ना, उल्टा भी लिख सकते हैं। अब ये आपका आ गया
साइन इनवर्स साइन थीटा होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा होता है साइन थीटा, यानी π/2 माइनस 2x हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करना तो dy/dx हो जाएगा, π/2 का डिफरेंशिएशन 0 और -2x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा, -2, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा y इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल टू π/4। तो आपको निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो आपको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो x इक्वल टू 1 माइनस, देखिए x इक्वल टू है 1 माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, y इक्वल टू दिया हुआ है b कॉस स्क्वायर थीटा, b कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये पैरामेट्रिक है, ये पैरामेट्रिक है। तो पहले आप निकालिए dx/d थीटा इससे, ठीक है। तो dx/d थीटा निकालेंगे तो 1 का 0 साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे आपको। दूसरे तो y का करेंगे तो dy/d थीटा निकलेगा, जो कि हो जाएगा b कॉस स्क्वायर थीटा। तो b कॉस स्क्वायर का हो जाएगा, पहले पावर का करेंगे तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा इनटू में, ठीक है। तो dy/d थीटा इक्वल टू बचेगा -b2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, -b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मुझे निकालना है dy/dx, जो कि हो जाएगा dy/d थीटा इंटू d/dx, ये होगा पैरामेट्रिक फॉर्म। तो dy/d थीटा आपके पास बचा है -b इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और d/dx, ये dx/d थीटा है तो d/dx उल्टा हो जाएगा नीचे में, माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस कट गया, कॉस थीटा कट गया। तो फाइनली क्या बचा आपको, 2b साइन थीटा, 2b साइन थीटा dy/dx। लेकिन आपको पूछा था dy/dx एक एंगल पे पूछा था, थीटा इक्वल टू π/2 पे। देखिए थीटा इक्वल टू π/4 है, सॉरी, थीटा इक्वल टू π/4 पे पूछा है, यानी हो जाएगा 2b साइन π/4, साइन π/4 साइन 45 जो कि 1 होता है, ठीक है। तो 2b सॉरी 1/√2 होता है, सॉरी 1/√2 होता है, ठीक है। मुझे tan π/4 की वैल्यू याद आ गई। तो √2 से 2 काटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2b हो जाएगा। √2b कोई आंसर है क्या, √2b कोई आंसर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ a छूट गया लग रहा है हमारा, यहाँ पे x इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा था, 1 माइनस क्या था, a साइन थीटा था, तो इस वजह से आंसर में a नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए a लिख देते हैं तो a कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस a कॉस थीटा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। यहाँ पे a बच जाएगा, यहाँ पे भी क्या बचेगा आपको, 2b/a बचेगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2b/a हो जाएगा, यहाँ पे भी b/a हो जाएगा, √2b/a, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, √2b/a आ जाएगा। कभी कभी वैल्यूज छूट जाते हैं, यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए यहाँ पे a साइन थीटा छूट गया था, इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। 20 कह रहा है fx इक्वल टू लिखा हुआ है x-3/x+2 इज़ इंक्रीजिंग ऑन, किस पे इंक्रीजिंग हो रहा है। इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, f' निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, f' निकालेंगे। fx x-3/x+2 इज़ इंक्रीजिंग ऑन, किस फंक्शन पे इंक्रीजिंग ऑन हो रहा है। तो देखिए fx दिया हुआ है आपको x-3/x+2, तो पहले आप f' निकाल लेंगे, यानी डिफरेंशिएट कर देंगे, तो u/b के फॉर्म में x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर x+2 को छोड़ देंगे, x-3 का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। फिर माइनस x-3 को छोड़ देंगे, x+2 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपको, 1 आ जाएगा। फाइनली आपके पास f' क्या बचेगा, f' बचेगा x+2 माइनस x+3/x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 3 हो जाएगा 5/x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो fx टू बी इंक्रीजिंग, fx को इंक्रीज करने के लिए क्या होना है, f' क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि 5/x+2 का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो हम जान रहे हैं कि x का वैल्यू कुछ भी डाल दो, नेगेटिव भी डाल दो, ठीक है। जैसे मान लो कि हम 2 ही डाल देते हैं, लेकिन
-2 जैसे ही डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। तो सारे रियल नंबर पे होगा सिर्फ किसको छोड़ के, -2 को छोड़ के। जैसे ही -2 जाएंगे तो 5/0 इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पे। तो सारे रियल नंबर पे ये फंक्शन वैलिड होगा सिर्फ -2 को छोड़ करके। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -2 को छोड़ करके। ये इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। इसको मिटा देता हूँ। एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स आपसे पूछ रहा है। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब हो गया इंटीग्रेशन। क्या करना है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन आपसे पूछ रहा है। रूट एक्स का इंटीग्रेशन, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता है, 2/3 एक्स का पावर क्या होता है, 3/2 होता है, एक्स का पावर n वाले फार्मूला से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एक्स का पावर n + 1/n+1 इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है। यहाँ पे रूट मतलब हाफ हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इवेल्यूएट, इसका वैल्यू निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए किस तरह निकाल सकते हैं इसका। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x² - 1/x² + 1। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे बड़ी चालाकी से हम -1 को लिख सकते हैं +1 - 2। कोई दिक्कत है, +1 - 2 कैसे सोचे, क्योंकि हमको ऊपर वाले को नीचे वाले की तरह x² + 1 की तरह लाना था। तो देखिए इस तरह ग्रुपिंग कर देंगे और ये को 2 हिस्से में बांट देंगे। एक हो जाएगा x² + 1/x² + 1 और एक हो जाएगा -2 के साथ dx/x² + 1। ठीक है, यहाँ भी dx हो जाएगा, ये dx था ही। ठीक है, x² + 1 है। ठीक है, अब देखिए ये तो ये कट गया, तो फाइनली इसमें बचा आपको dx और -2 यहाँ बच रहा है dx/x² + 1। तो ds का इंटीग्रेशन x होता है -2 और ये tan 1/a tan 1x/a का फॉर्मूला होता है, या tan 1x का फॉर्मूला होता है। तो सीधा सिंपल बच गया, आपको आंसर आ गया x - 2 tan 1x, x - 2 tan 1x। क्या कोई आंसर है? x - 2 tan 1x + c होगा, यहाँ पे +c भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। ये भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। 23 नंबर क्या लिखा हुआ है, सेक इनवर्स log x बाई x dx। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला log x को पुट कर लीजिए। पुट log x = z मान लेंगे तो 1/x dx = क्या हो जाएगा, dz। तो 1/x dx दिख रहा है आपको, 1/x dx मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए 1/x dx ये वाला हिस्सा, तो उसको मैं dz लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, dz लिख सकता हूँ। तो हो जाएगा सेक इनवर्स log x को तो मैंने z माना है और 1/x dx को dz लिख देंगे। अब सेक इनवर्स z का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक इनवर्स z का इंटीग्रेशन, तो देखिए यहाँ पे सेक इनवर्स z dz का इंटीग्रेशन करना है, तो ये बाई पार्ट से ही पॉसिबल है 1 लेकर के। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका बाई पार्ट से अगर मैं कर भी दूँ तो कोई आंसर मुझे मैच करता हुआ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर या तो नन ऑफ दीज होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आंसर आना भी है तो यहाँ सेक इनवर्स नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए सेक स्क्वायर। क्या होना चाहिए, सेक स्क्वायर। अगर सेक स्क्वायर होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan z होता है। और z को क्या लिख देंगे, tan log x लिख देंगे, tan log x + c। तब ऑप्शन नंबर ए पॉसिबल है, tan log x। समझ रहे हैं? तो या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या फिर आंसर में मिस्टेक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। 24 कह रहा है कि x sin 3x dx, तो ये भी देखिए बाई पार्ट से बनेगा। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखा हुआ है x sin 3x dx, x sin 3x dx, तो ये u भी है। ठीक है, तो आइलेट के हिसाब से ये क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक आइलेट। ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन बनेगा और ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा। तो क्या करेंगे, x को छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन sin 3x dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ x, फिर इंटीग्रेशन sin 3x dx का होल dx, होल यहाँ पे dx। ठीक है, तो x sin 3x का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos 3x/3
ठीक है, माइनस आगे लग गया। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस 3x बाई 3 डी एक्स, तो माइनस एक्स कॉस 3x बाई 3 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और कॉस 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 पहले से है, कॉस 3x हो जाएगा साइन 3x बाई 3, ठीक है। तो फाइनली आपका आ जाएगा माइनस एक्स कॉस 3x बाई 3 प्लस 1/9 साइन 3x। क्या कोई आंसर मैच कर रहा है? कोई आंसर मैच तो करता हुआ दिख नहीं रहा है मुझे। 12 आ रहा है यहाँ पर, क्या कुछ छूट रहा है क्या? 12 कैसे आ सकता है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 9 ही आना चाहिए, 12 तो कुछ पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा माइनस एक्स कॉस 3x बाई 3 साइन 3x बाई 9। काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 कह रहा है 0 से 4 इसका लिमिट है, मॉड x माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है आपसे। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप किस तरह बना सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे लिखा है 0 से 4 मॉड x माइनस 1, तो हम जान रहे हैं कि x माइनस 1 से x के वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगा, यानी 0 से 4 के बीच में एक और इंटरवल हो रहा है 0, 1 और 4, ठीक है, 0, 1 और 4। तो एक बात बताइए, 2 इंटरवल लेंगे 0 से 1, ठीक है, और एक हो जाएगा 1 से 4। अब सवाल है ये जो फंक्शन है मॉड वाला, ये दो वैल्यू देगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो 0 से 1 में ये क्या पॉजिटिव देगा या नेगेटिव? 0 से 1 जैसे मान लीजिए 0.5 डाल देते हैं, जैसे ही x का वैल्यू 0.5 डालते हैं, 0.5 में 1 घटाएंगे तो माइनस 0.5 बचेगा ना, यानी ये नेगेटिव देगा 0 से 1 में, ठीक है। और प्लस दूसरा देखिए 1 से 4 में ऑब्वियस है, 1 से 4 के बीच में 2 डाल दो, तो 2 माइनस 1 1 आएगा, यानी पॉजिटिव देगा, तो यानी हो जाएगा ये वैल्यू देगा आपको पॉजिटिव, ठीक है। अब इंटीग्रेट करना है आपको, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा x² बाई 2 और माइनस इसका हो जाएगा प्लस बोल दो x, और लिमिट हो जाएगा 0 से 1। उस तरह इसका हो जाएगा x² बाई 2 और इसका हो जाएगा माइनस 1 dx का x हो जाएगा, और लिमिट इसमें हो जाएगा 1 से 4। एक बार अपर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट जैसे ही 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1 आएगा, और लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर इसमें भी अपर लिमिट डालेंगे 1 डालेंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1, और लोअर लिमिट डालेंगे, सॉरी अपर लिमिट डालेंगे 4 है ना अपर लिमिट इसका, 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 4 मिलेगा, और लोअर लिमिट 1 डालेंगे तो 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थोड़ा जगह की कमी है, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया तो 1/2 बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 2 8 जा 16 हो जाएगा, 8 में 4 गया तो क्या बचेगा 4, और माइनस बताइए यहाँ पे क्या बचेगा, हाफ में 1 गया तो माइनस हाफ बचेगा, 30 हो जाएगा 1/2 प्लस 4 प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 4 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? तो ऐसा कीजिए 5 आ जाएगा, दिख रहा है, हाफ मिलकर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाफ मिलकर वो क्या 1 और 4 पहले से था, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकालना है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, यही दिख रहा है सबसे ज़्यादा d2y/dx², और इसका पावर क्या है 3, यानी सेकंड ऑर्डर का है, और डिग्री क्या है 3, तो ऑप्शन नंबर बी सेकंड ऑर्डर डिग्री 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन द फैमिली ऑफ कर्व, इस फैमिली ऑफ कर्व का ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालना है ऑर्डर, ठीक है। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तब ना ऑर्डर पता चलेगा। तो देखिए इसमें आर्बिट्ररी ये जो ए बी है कांस्टेंट हटाना पड़ता है, तो इसके लिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो सपोज डैट डिफरेंशिएट किया dy/dx बराबर क्या मिलेगा, a e का पावर x मिलेगा, और इसमें बचेगा प्लस b माइनस e का पावर माइनस x बचेगा। फिर एक बार डबल डिफरेंशिएट कर देंगे तो a e का पावर x का e का पावर x ही हो जाएगा, और फिर माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, b e का पावर माइनस x आ जाएगा,
जिसको हम y बोलते हैं, यही ना y है। तो d2y/dx² इक्वल टू y। तो इसका डेरिवेटिव कितना है, सेकंड है, और इसका पावर कितना है, 1 है। तो डिग्री पूछा था, ऑर्डर पूछा था, तो डेरिवेटिव हो गया सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये यहाँ पे इनटू है, ठीक है, समझ रहे हैं। अगले स्टेप में ये प्लस हो जाएगा बस, और यही मेरा y था, यही मेरा क्या था, y था, ठीक है। और ये d2y/dx², ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, पढ़े होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सॉरी ऑर्डर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx e⁻x+1y। सॉल्यूशन करना है मतलब इंटीग्रेट करना है आपको, तभी ना y निकलेगा। dy/dx इक्वल टू लिखा है e⁻x+1y, ठीक है। तो क्या ये सेपरेट हो पा रहा है, सेपरेट बिल्कुल हो जा रहा है। देखिए वेरी सेपरेबल वाला है ये, dy/y हो जाएगा, e⁻x+1 के साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। दोनों तरफ कर दीजिए इंटीग्रेट, 1/y का क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, 1/y का log y, e⁻x का e⁻x हो जाएगा, और 1dx का x हो जाएगा, बन गया log y इक्वल टू e⁻x+x प्लस c भी लिख दीजिए, ठीक है। log y इक्वल टू e⁻x+x, ऑप्शन नंबर ए प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, ये स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है। स्केलर मतलब होता है डॉट, वेक्टर माने क्रॉस, तो डॉट प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। तो डॉट तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, आई को आई से 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, जे को जे से 4 1 जा -4 हो जाएगा, और -3 × 7 हो जाएगा -21। तो डैट इज़ कितना हो जाएगा 15 -25 तक आ जाएगा -10। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -10, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 वेक्टर्स इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर इफ़ द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज़। तो ये मान लो वेक्टर ए है और ये मान लो वेक्टर बी है, तो परपेंडिकुलर होता है तो ए डॉट बी क्या होता है 0 होता है, कंडीशन पढ़े होंगे। यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 आना चाहिए। तो 2 × i हो जाएगा 2, लैम्डा इंटू -2 हो जाएगा -2 लैम्डा, और 1k इंटू k का कोएफिशिएंट 1 है और इससे 3, तो 3 बन जाए 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 3 to 5 हो जाएगा, -2 लैम्डा इक्वल टू -5 हो जाएगा, 3 to 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 5/2, लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 5/2, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कह रहा है इफ़ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर देन ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, व्हेन। तो देखिए ए डॉट बी हम लोग क्या पढ़ें, ए बी कॉस थीटा मॉड बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा एक एंगल है, ठीक है, कॉस थीटा क्या है एंगल। तो कॉस थीटा का वैल्यू मतलब ए डॉट बी पॉजिटिव तब आएगा जब कॉस थीटा का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। मान लीजिए कि ए बी 1 है, ए और बी दोनों ही मान लीजिए 1 है सपोज डैट, ठीक है। तो कॉस थीटा ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का वैल्यू कॉस थीटा पे डिपेंड हो गया। तो कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है, कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव 0 से 90 के बीच में ही होता है, 0 से 90 के बीच में होता है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0 से 90 के बीच में। कॉस 0 1 होता है, ठीक है, 1 0 0 के बराबर, यानी 0 से 90 के बीच में, और इक्वल भी वाला लेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल बोला है, ठीक है। ए डॉट बी 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 कह रहा है कि ए वेक्टर दिया हुआ है, ये बी वेक्टर दिया हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड मतलब इसका मॉड पूछ रहा है, ठीक है। तो ए प्लस बी तो पहले तैयार कीजिए, ए प्लस बी वेक्टर जोड़ना है आपको। 2i को i से करेंगे तो 3i कैप हो जाएगा, j को j3 जैसे करेंगे तो 4j कैप हो जाएगा, -k को -k से करेंगे -5k कैप हो जाएगा। अब a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड निकालना है, दैट इज़ हो जाएगा 9 16 और 25, यानी √50। √50 हो जाएगा, √50 क्या हो जाएगा 5√2 नहीं होएगा, 5√2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस आर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो y एक्सिस मान लीजिए ये y एक्सिस ही है, मान लीजिए y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे कोई भी
इसी का डायरेक्शन रेशियो। तो ये वाई एक्सिस अपने के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री, एक्स के साथ 90 बनाएगा और जेड के साथ भी क्या बनाएगा, 90 बनाएगा। यानी एल बराबर हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, एम बराबर हो जाएगा कॉस 0 डिग्री और एन बराबर हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। यही ना हो जाएगा। तो कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो एल 0 आ गया, कॉस 0 भी हो जाएगा 1, कॉस 0 1 हो जाएगा और एन का वैल्यू हो जाएगा 0। यानी 0 1 0 0 1 0, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0 1 0 LMN। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। द डायरेक्शन रेशियो 34 डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, इस प्लेन पर डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो ये जो कॉफिशिएंट होता है ना 7 4 -2, यही इसका क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है, ABC का वैल्यू। क्योंकि प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, AX + BY + CZ + D = 0 होता है। तो ये जो ABC होता है वही डायरेक्शन रेशियो होता है। ठीक है, 7 4 -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन वेक्टर फॉर्म में लिखा है, R वेक्टर = A वेक्टर + लैम्डा B वेक्टर। ठीक है, A वेक्टर + लैम्डा B वेक्टर। तो देखिए A वेक्टर वो चीज़ होता है जिस पॉइंट से वो पास कर रहा होता है। तो ये तो पॉइंट से पास करने वाला होता है। और जो B वेक्टर होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है। तो B वेक्टर देखिए 2 -3 4 दिख रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो का। 2 -3 4 है कोई आंसर, 2 -3 4, तो 2 3 -4 दिया हुआ है। तो मुझे लगता है यहाँ भी आंसर गलत है। मुझे लगता है कि क्या होना चाहिए, 2 -3 4 होना चाहिए आंसर में। तो या तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, 2 -3 4 तो किसी में नहीं है। ठीक है, आगे आपको अगर लगता है कुछ और आंसर हो सकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 में आपको बोला है कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन विथ इंटरसेप्ट 2 3 4 ऑन द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। 2 3 4 इंटरसेप्ट है, तो ऐसा प्लेन का इक्वेशन निकालना जिसका इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे 2 है, वाई एक्सिस पे 3 है, जेड एक्सिस पे 4 है। तो x/2 + y/3 + z/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 नहीं होगा, इक्वल टू 1 होगा यहाँ पर। तो 2 3 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। 2 से 12 डिवाइड करेंगे तो 2 6 = 12, 3 4 = 12, 4y, 4 3 = 12, 3z = 1। यानी 6x + 4y + 3z + 3z 4y + 3z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। तो ऑप्शन है कोई 6x + 4y + 3z, 6x + 4y + 3z इक्वल टू 12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में कह रहा है कि PA/B और PB/A इक्वल होगा कब। तो PA/B इक्वल टू PB/A का बात हो रहा है यहाँ पे। तो PA/B का फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B/PB, और यहाँ पे P हो जाएगा PB इंटरसेक्शन A/PA हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, PA हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो PA = PB नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा D, PA = PB, यही ऑप्शन होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि 2 इवेंट A एंड B इंडिपेंडेंट इफ़। 2 इवेंट A और B इंडिपेंडेंट होगा अगर, तो अगर कौन सा ऑप्शन हो सकता है, AB आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, PA + PB = 1 होना चाहिए, PA'/B' = तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, PA'/B' = 1 - PA × 1 - PB हो जाएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट कहने का मतलब होता है कि PA इंटरसेक्शन B बराबर होता है PA × PB, ठीक है। और PA × PB, P इंटरसेक्शन B को हम लिख सकते हैं PA'/B' भी लिख सकते हैं, ठीक है, PA'/B', और PA को 1 - PA, सॉरी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, PA' इंटरसेक्शन B',
इसको भी लिख सकते हैं पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। और पी ए डैश को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए लिख सकते हैं और 1 माइनस पी बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है ए एंड बी सच डेट पी ए इक्वल टू 1/4 है, पी ए बाई बी 1/2, पी बी बाई ए इक्वल टू 2/3 है, पी बी निकालना है। तो पहला कंडीशन का यूज करेंगे, पी ए बाई बी का वैल्यू क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी हो जाएगा, ठीक है। पी फिर से लिख देते हैं, पी ए बाई बी इक्वल टू क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी होता है। और इसी तरह से पी ए बाई बी बाई ए इक्वल टू क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए होता है। तो देखिए यहाँ पे पी बी बाई ए 2/3 पता है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी तो मुझे मालूम नहीं है, बट पी ए मालूम है। पी ए कितना मालूम है, 1/4 मालूम है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से क्या निकलेगा, 2/3 से 1/4 क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या, देखिए पी ए बाई बी, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1/6 यूज कर सकते हैं, और पी बी मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। पी ए बाई बी का वैल्यू पता है 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 1/6 बाई पी बी, पी बी यहाँ आ जाएगा क्रॉस इंटू होके, इक्वल टू 1/6 के साथ नीचे आ जाएगा 1/2, तो पी बी इक्वल टू हो जाएगा 1/6 इंटू 2/1, 2 3 6 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर बी। इस स्टेटमेंट से पी इंटरसेक्शन बी निकालेंगे और उसको इस स्टेटमेंट में पुट कर देंगे, इतना ही मैंने किया है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन 40, पी ए बार इक्वल टू दिया 0.4, पी ए यूनियन बी 0.7, ए बी बोला है इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पी बी इक्वल टू पूछ रहा है। तो अगर ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, पी ए इंटू पी बी होना चाहिए, ठीक है। और पी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी लिख सकते हैं, यह फॉर्मूला होता है, इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, है ना। पी ए डैश दिया है तो पी ए कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.4, तो डेट इज आ जाएगा 0.6 हो जाएगा ना 0.6, तो इसको 0.6 लिख सकते हैं। पी बी मालूम नहीं, माइनस पी ए यूनियन बी मालूम है 0.7, पी ए मालूम है क्या 0.6, पी बी मालूम नहीं, तो पी बी ही तो मुझे निकालना है। तो दो जगह आपको पी बी दिख रहा है, ठीक है। 0.6 में 0.7 घटा देंगे तो माइनस 0.1 बचेगा प्लस पी बी इक्वल टू 0.6 इंटू पी बी। तो 0.6 पी बी के साथ इधर आके पी बी घट जाएगा, या फिर इसी को इधर ले आओ और 0.1 को उधर भेज दो, माइनस 0.6 पी बी इधर आ गया और 0.1 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, पी बी कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 0.6 बचेगा यहाँ पे इक्वल टू 0.1, 1 में से 0.6 घटाएंगे तो 0.4 बचेगा, पी बी इक्वल टू 0.1, तो पी बी इक्वल टू हो जाएगा 0.1/0.4, पॉइंट हट गया तो 1/4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी इस तरह का वीडियो लाऊंगा सब्जेक्टिव का एक का आपके एग्ज़ाम के पहले, काफ़ी हेल्प होने वाली है आपके लिए। सब्जेक्टिव बड़ा वीडियो बनाना होता है उसमें, क्योंकि हर क्वेश्चन मुझे बताना होगा सब्जेक्टिव की तरह। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।